अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 430 को करने जा रहे हैं स्टार्ट, यानी कि हम VU के अंदर एक नए सफ़र को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको बेसिकली होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी हैं और आपको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। हम इन वीडियोस में बेसिकली पेपर फॉर्मेट पे बात करेंगे, यानी कि आपके MCQs शॉर्ट और लॉन्ग तीनों को हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर वाइज करेंगे, यानी टॉपिक वाइज चलेंगे। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपके पेपर आता है या आने के चांसेस हैं, हम उसे स्किप नहीं कर रहे। मैं आपके लिए इतना आसान इसे कर दूंगी कि आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन उस रिलेटेड आता है या कुछ भी वो घुमा फिरा के करते हैं, तो भी आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 1 है आपके पास फॉर्मेटिव ईयर्स। इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है डेफिनेशन ऑफ ICT। ICT है क्या? जब हम डिजिटल डेटा की बात करते हैं, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है डिजिटल डेटा। अब उस डिजिटल डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना, उसे मैनिपुलेट करना, उसे ट्रांसमिट करना, ये सारा का सारा काम जो होता है वो ICT के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ICT इज कंसर्न विद स्टोरेज, रिट्राइवल, मैनिपुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अ डिजिटल डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जो कि आपके एक्सचेंज करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये वर्बली भी हो सकती है और ये नॉन वर्बली भी हो सकती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, लाइक डिकोड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, हम उसे सेंड कर रहे हैं वाया मीडियम। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, और ये कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन ग्रुप और इंडिविजुअल। टॉपिक 2 है आपके पास द स्टोरी ऑफ माई एजुकेशन। इसमें ऑथर जो है वो बता रहा है अपनी एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। शुरुआत में बताता है अपनी स्टोरी कि वो जब वो छोटा था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके फादर जो थे पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर थे, मुल्तान में ये लोग रहा करते थे। इसकी बचपन में इसकी जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट हुई थी हाउस के अंदर, लाके अपने घर के अंदर। शुरुआत में हुआ क्या था कि होम एजुकेशन के अंदर शुरुआत में हुआ क्या था कि उसे इंग्लिश पढ़ने मुश्किल हो रही थी, तो काफ़ी परेशानी हो गई उस टाइम। 60s का टाइम है जी ये। उसमें होता क्या था कि उसकी अम्मी और उसकी आंटी ने डिसाइड किया कि उसके नाना के पास उसे पढ़ाया जाए। अब नाना क्या थे, नाना जो थे वो एक स्कूल टीचर थे और वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। अब नाना का लेवल काफ़ी ऊपर था। नाना क्या करते थे, इसको पढ़ाते थे, पर वो लफ्ज़ वो चीज़ें पढ़ाते थे जो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। इससे हुआ क्या कि बच्चा जो था ना वो अपने नाना से डरने लगा। नाना उसके इसने बताया कि नाना जो थे वो बरामदा के अंदर बैठा करते थे। तो होता क्या था कि अगर वो बैठे हैं तो ये वहाँ से गुज़रता ही नहीं था। अगर गुज़रे भी तो बैक डोर से जाया करता था। इवन अगर वो हर हाल में उसके नाना सामने आ गया तो वो अपनी मम्मा के टाँगों के पीछे छुप जाया करता था। अब इसमें उसने एक बात पॉइंट आउट की। उसने कहा कि देखें, लर्निंग के लिए मेमोराइज़ेशन, अंडरस्टैंडिंग दोनों कंपोनेंट बहुत एसेंशियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेमोराइज़ेशन है वो क्रिटिकल पार्ट है लर्निंग का, एक छोटा-सा हिस्सा होता है। विदाउट कम्प्रिहेंशन, सिंपल मेमोराइज़ करने का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। जब हम कम्प्रिहेंशन को डिराइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक प्रैक्टिकल आपके या आप कह लो एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हर इंसान के अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखता है। कभी-कभी हम मतलब बहुत अगर मैं इसे आसान करूँ तो इस पेडागॉजी के अंदर ऑर्थर ने बताया कि देखिए, सीखने के लिए आपको आपके लेवल तक आना पड़ता है। लाइक अगर अगर आपको जिस लेवल में हो ना उस हिसाब के टीचर जब आके आपको समझाते हैं ना कोई चीज़, तो ही आपको समझ आती है। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि आपके सर के ऊपर से गुज़र रही होती है। तो ये बात उसने बताई थी यहाँ पे। अब देखिए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉपर ICT की डेफिनेशन हमारे पास आती है। मैगर 1997 में उसने दिया था। उसने कहा था कि जो ICT है उसे हम डिफाइन करते हैं कि एक डाइवर्स सेट है
टेक्नोलॉजिकल टूल्स का या रिसोर्सेज का हम कह सकते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनसे हम क्रिएट करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, हम मैनेज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसकी देखी जाए तो ये इंटीग्रेशन होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। इसमें अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन और नॉलेज को डिसेमिनेट किया जाता है। नेचर ऑफ आईसीटी की बात की जाए तो ये डिजिटल होता है, वर्चुअल होता है, ग्लोबल होता है, आप कहीं भी किसी वक्त कर सकते हो यूज इसे। इसमें अगर हम बात करें तो की एनेबलर होता है जो कि क्रिएट करता है आपकी नेटवर्क को। टॉपिक 3 आपके पास आ जाता है स्कूल एंड अर्ली चैलेंजेस। अभी वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी के साथ-साथ वो आपको बताएगा कि किस तरह वर्क करना है। अब उसने बताया कि जब मैंने होम स्कूलिंग कंप्लीट कर ली तो उसे सबसे पहले स्कूल जाना था। तो यहाँ पे उसके स्कूल का नाम था मुस्लिम हाई स्कूल इन मुल्तान। ये प्राइवेट स्कूल था और ये चैरिटेबल डोनेशन से बना था। अब हुआ क्या कि उसने थोड़ा बताया कि अपना जो स्कूल था ना वो उर्दू मीडियम था। पूरा एक उसने बैकग्राउंड प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे आगे उसने बताया कि जब वो थर्ड ग्रेड में था उसे एक और एजुकेशन चैलेंज का सामना करना पड़ा, वो था उर्दू। अब जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो यहाँ पे हम करंट फिनोटिक्स प्लेसमेंट की बात करते हैं अल्फाबेट्स की, यानी कि वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन उर्दू बहुत कम्प्लेक्स प्रपोजिशन से मिल के बनती है। सो इससे उर्दू में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अरेबिक में यूज़ हो रहे थे वर्ड्स उर्दू के अंदर की 60 सेंचुरीज की बात की जाती है। यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी थी कि उसने कहा कि अब जिस तरह हम लिखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इसमें अरेबिक में लिखा जाता है। अब ये बहुत मुश्किल हो रहा था इस बच्चे के लिए। बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा था, तो हुआ क्या कि उस वक़्त के टीचर्स ने उसके मदर को बुलाया और उन्हें कहा कि आपका बच्चा ऐसे नहीं पढ़ सकता, उसे समझ नहीं आती। सो आगे पढ़ने के लिए इसके लिए आपको ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसकी अम्मी ने उसे बताया कि देखो मतलब वो उसे घर लेके आई, उसे समझाया किया, उसे पढ़ाना शुरू हुआ। तो उसकी अम्मी ने कहा कि देखो तुम्हें अगर मुश्किल लग रहा है पूरा लिखना तो तुम एब्रिविएशन यूज़ कर लो। अब बच्चा खुश थी, बच्चे ने शुरू कर दिया एब्रिविएशन यूज़ करना। हुआ क्या कि एक दफ़ा उसका हुआ मतलब पेपर हुआ था। अब उस पेपर में उसने लिखा एब्रिविएशन, उसके साथ जो बैठा हुआ था बच्चा उसने लिखा कंप्लीट अरेबिक सेंटेंस। अब इस बच्चा दोबारा हो गया, डिसहार्ट हो गया कि वो बच्चा काफ़ी लायक था। अब ये डिसहार्ट हुआ, इसने क्या किया, अपने इसने पेपर फाड़ दिया। अब इसमें वो कुछ यूँ बताता है कि देखिए इन्फॉर्मेटिक्स जो होती है ना, इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं। यानी कि उसने बताया कि स्टोरी से अगर वो लेन अख़ज़ करे तो उसने बताया कि जो एजुकेशन इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं ना, इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को लेके आते हैं, टेक्नीक को लेके आते हैं, हम कम्युनिकेट कर होते हैं इन्फॉर्मेशन को लर्निंग और एजुकेशन के अंदर। तो ज़्यादा अगर मैं सिंपल बताऊँ तो उसने बताया कि देखिए दूसरों की बुराई पर चलना इज़ नॉट गुड। अगर आपने देखा कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप पूरा कंप्लीट कोड नहीं लिख सकते हो, लेकिन उसकी आपके पास शॉर्ट है कोड प्रोवाइडेड, तो आप उस पे वर्क करो। लाज़िम नहीं होता कि जो पूरी दुनिया काम कर रही है वही आप काम करो। ये उसने इसमें बताया था। इसमें यूज़ और एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम की बात की गई थी। उसने कहा था कि जो पेडागोगिकल नॉलेज होती है वो एंगेज करती है, वो फैसिलिटेट करती है रिसोर्स डिस्कवरीज को, जिसमें जो कि आपकी स्पॉट लर्निंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज अगर हम इन टेक्निक्स की बात करें या इसके इम्पैक्ट की बात करें तो वो आती है आपके कुछ इस तरह एजुकेशन सेटिंग के अंदर, लाइक यूज़ एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर आप इंटरकनेक्ट करते हो ऑटोनोमस कंप्यूटर्स को। टॉपिक 4 आपके पास आ जाता है, अगेन स्टोरी है। इसमें वो बताता है कि वो 4th स्टैंडर्ड में आया तो अब उसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। लाइक दो ज़फ़े अक्ल, अदे, आज़म, ये सारे ऐसे थे ना कि इनके ऐसे मीनिंग नहीं समझ आते थे। अब ये जो लर्निंग प्रोसेस था, ये उसने बताया कि जी देखिए हम किसी चीज़ को समझने से पहले हम समझते हैं तो ही रिमेंबर करते हैं। मेमोराइज़ेशन जो होता है वो सेकंड स्टेप होता है, देन डू होता है और थर्ड वन इज़ एक्ट। तो हम अगर इसकी बात करें तो डू जो होता है वो इन्वॉल्व करता है सॉल्व करने के प्रोसेस को, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस पे जाता है। सो आगे चल के उसने हमें स्टोरी बताई कि उर्दू के साथ मैंने इस तरह स्ट्रगल किया, मैथमेटिक्स में ये किया, वो किया, सारा कुछ करके। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर अगर देखें तो आपके पास आता है कॉपर वायर,
माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लोकल एरिया नेटवर्क और उसके कनेक्शन करेक्टरिस्टिक्स। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो सिंगल बिल्डिंग और कैंपस के अंदर होता है, या आप कह सकते हो कि क्या साइज फ्यू किलोमीटर हो सकता है। इसे हम कहते हैं कि लॉन है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें अगर करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो वो लो डिले हो गया, वेरी फ्यू एरर्स आ गए, हायर स्पीड्स आ गई। फिर बताया गया था कि रिस्ट्रिक्टेड होता है साइज के अंदर, लाइक इसमें अगर फंक्शन कर तो विद इन 10 kms होता है। इसकी ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन टाइम जो होती है वो बाउंडेड होती है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट हो रही होती है। फर्दर टॉपिक 5 आपके पास आ जाता है अगेन डिफरेंट पेडागोगी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके पास कुछ ये चीज़ आ जाती हैं। डिफरेंट पेडागोगी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करो वीकर स्टूडेंट के लिए। अब वो स्ट्रेटजीज जो कि लाइक आप अगर देखें तो हिडन स्ट्रेटजीज हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स लाए गए थे। अब इसने बताया था ना कि यहाँ पे स्टोरी के अंदर इसने बताया था कि मुझे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर इसकी अम्मी को बुलाया गया था। इसकी अम्मी को बताया गया था कि बच्चे जो ये मतलब 60s के एरा की बात की जा रही है, बताया जाता था पेरेंट्स को बुला के बताया जाता था कि आपका बच्चा इसमें परफॉर्म नहीं कर रहा। हुआ क्या कि इन्होंने एक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी स्कूल के अंदर। 2 सेक्शंस बना दिए गए थे, एक जो मैथमेटिक्स को समझते थे और जो दूसरे जो थे वो नालायक स्टूडेंट हुआ करते थे जिन्हें मैथ समझ नहीं आती थी। अब राइटर के नज़दीक या ऑथर के नज़दीक जो थिंकिंग थी ना ये इस बिहाफ पे वो बहुत ज़्यादा ठीक थी, लाइक मुख्तलिफ पेडागोगी को यूज़ करना बेहतर हो जाता है वीकर स्टूडेंट के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये बाद में काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुआ था। ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था गार्डनर ने 1990 तक, लाइक जिसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। उसका बेसिक प्रिंसाइज जो ये होता है कि वो डिफरेंट पीपल को डिफरेंटली समझता है, उसे उन्हें सोचता है। यानी कि आप हर एक की डिफरेंट को समझते हो कि हर इंसान जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे वन साइज फिट ऑल नहीं आता। यहाँ पे हम देखते हैं तो बच्चों को देखा जाता है उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको लेक्चर दे रही होती हूँ, कुछ आईक्यू लेवल इतना एनहांस होता है कि उन्हें लगता है कि लाइक मैं आपको पढ़ा नहीं रही, आपको सिंपल उर्दू ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब उनका आईक्यू लेवल बेहतर है, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत कह रहे होते हैं, आईक्यू लेवल बेहतर है, बट जिन लोग का आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक है, लाइक वो नहीं, मैं ये नहीं कहती कि वो नालायक है, वो उन्हें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम। मैं ऑनेस्टली खुद हर चीज़ को इतना जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं खुद इसको इसी तरह इसी लेवल पे आके समझती हूँ। अगर आप मुझे कोई मेरे सामने आके एक फ़लसफ़ा झाड़ के चले जाएँ, मुझे नहीं समझ आएगी। जब तक मैं उसे डिटेल में ना करूँ, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रही होती हूँ। ऐसे इस लेवल पे ना मुझे नहीं समझ आता। सो होता है इस तरह। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए इतनी सिंपल करके बनाती हूँ कि आप लोग कर सको आसानी से। उम्मीद है कि आपको आपके इस कमेंट का मतलब समझ आ गया होगा, जवाब मिल चुका होगा कि जिसमें आप कहते हो ना कि मैं सिंपल ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही होती, मुझे खुद नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं। तो ये उन लोगों के लिए था कि देखिए मुझे पता होता है कि मुझे किस तरह पढ़ाना है, मैं आपको उस लेवल पे ला सकती हूँ। बट वो बच्चे जो नहीं कर पा रहे होते, जिनके लिए समझना मुश्किल होता है, उनके लिए मैं वो क्या करेंगे? सो उनके आसान करने के लिए मैं इसे बहुत आसान कर देती हूँ। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और आपको इंसेंटिव बताया गया था कि जो हमारे स्कूल प्रोवाइड करते हैं वो था सेक्शन का नेम। उसने बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो 2 सेक्शंस बन गए, एक में लायक बच्चे थे, एक में थोड़े नालायक थे। तो इसने यहाँ पे ऑर्थर ने बताया कि मैंने जी लेस स्टूडेंट ग्रुप के अंदर टॉप किया, यानी कि अच्छा पढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे उसने बताया कि जो मॉडर्न इंसेंटिव था ना स्कूल के अंदर, एक और वो था, ये था कि सेक्शन को नेम कर दिया गया था। टॉप पोजीशन होल्डर को कहा गया था ये इंटेलिजेंट ग्रुप है। इससे हुआ क्या, इससे स्ट्रॉन्ग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई बच्चों के अंदर, उन्होंने अच्छे तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर है जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। मैन जो है बेसिकली ये एक्सटेंशन है लोकल एरिया नेटवर्क का। इसमें अगर हम नॉर्मली कवर एरिया देखें ना तो वो लेस देन 100 किलोमीटर होता है। इसमें अगर हम कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर यूज कर रहे होते हैं, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है वो कवर करती है डिस्टेंस को एफिशिएंटली। देन आपके पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क वन। अब व्हेन या वन आप कर लो तो इसमें अगर हम देखें तो ये डिफाइन करता है नेटवर्किंग को लार्ज जियोग्राफिकल एरिया।
इसमें कंट्री और कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें तो ये टेलीफोन लाइंस हो गई, सैटेलाइट लिंक्स हो गए, ये मीडियम के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। इससे हम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। देन हम देखते हैं कि कवर करता है, क्योंकि ये वाइड होता है तो ये कवर करता है डिफरेंट सिटीज को, कंट्रीज को। अब देखो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑन नहीं कर रही होती, लेकिन ये इसके अंदर अब कलेक्टिव ओनरशिप पाई जाती है, मैनेजमेंट पाई जाती है। कम्प्लेक्स नेटवर्क इसका डिजाइन होता है। एरर रेट, क्योंकि कम्प्लेक्स नेटवर्क डिजाइन है, लार्ज है, तो एरर रेट भी लार्ज होगा। इसमें स्पीड होगी वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन। देखिए एक चीज जो आपके बहुत नजदीक पड़ी है वो पावरफुल होगी, वही चीज आपके काफी डिस्टेंस पर है, बहुत सारे उसके आप कर लो कि उसके आप वायर्स हैं, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही बात यहाँ बताई गई थी। एडवांटेजेस देखे जाएं आईसीटी के एजुकेशन के अंदर, तो इसमें क्विक एक्सेस होती है इंफॉर्मेशन पर, इसमें हम इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड डेटा की बात करते हैं। जियोग्राफिकली डिस्पर्स रीजन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम कैटर कर रहे होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वाइड रेंज कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। इसमें वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं पीपल्स के अकॉर्डिंग। टॉपिक 6, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब ये और से बताते हैं कि वो 7th स्टैंडर्ड में गया तो उसने अरेबिक पढ़ी, अपनी उसके आंटी से पढ़ाया था। ये वो टाइम था जब वो मास्टर कर चुका था मैथमेटिक, यानी वो मैथमेटिक में अबूर हासिल कर चुका था। बाकी इसमें उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि हम लोग किस चीज़ में पढ़ा करते थे, कैसे पढ़ा करते थे। अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये ह्यूज कलेक्शन होती है जी कंप्यूटर नेटवर्क की, जो कि कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब जो लफ्ज़ है ना इंटरनेट, ये कॉइन होता है इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से। लाइक इसमें हम कंप्यूटर यूज़र की बात कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है यूज़र्स के साथ। इसी में हम आते हैं वेब सर्वर की तरफ। वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कंप्यूटर जो था वो क्लब करता है, लाइक एक एंटिटी के तौर पे। जब जब वो रिस्पोंड कर रहा होता है आपकी रिक्वेस्ट को, लाइक अब फ्रॉम वेब ब्राउजर फॉर इंटरनेट रिसोर्सेज। होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो ना, तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो उस रिक्वेस्ट को वेब ब्राउज़र के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब वेब ब्राउज़र कैसे चलता है? इंटरनेट रिसोर्सेज के बिहाफ पे। अब जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना वेब सर्वर का, वो होता है कि वो डिलीवर करे पेजेस क्लाइंट को। लाइक इसमें अगर हम बात करें एचटीटीपी सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई, सन जावा सिस्टम हो गया, वेब सर्वर हो गया, तो ये सारे आपके पास वेब सर्वर्स कहलाते हैं। टॉपिक 7 के अंदर आपका इम्पोर्टेंट जो है वो है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट कर सके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उससे हेल्प ले सकते हो, कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हो, वो विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर यानी वेब ब्राउज़र। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें वेबसाइट और वेब पेज के, तो हमारे सामने आता है कि वेबसाइट जो होती है ये कैसी कह सकते हो कलेक्शन है मुख्तलिफ पेजेस का, जिसके अंदर हम पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन रखते हैं। वेबसाइट्स होती हैं पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन के पेजेस होते हैं बेसिकली। वेब पेज क्या है? इसके अंदर हम फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि स्टोर्ड होती है वेब सर्वर पर। वेबसाइट इज डिफाइंड एज अ collection of related pages on a particular information. Web page is a file of information stored on a web server. Topic 8 है proving theorem. अब यहाँ पे उसने एक और स्टोरी बताई थी। उसने बताया था कि ज्योमेट्री और स्टैंडर्ड्स के बारे में जब वो बात कर रहा है, उसने बताया था कि थ्योरम्स इन ज्योमेट्री को जब हम देखते हैं ना, उन्हें प्रूव करने की पोजीशन देखते हैं, तो उसने बताया था कि उस वक्त आप उनके पास ना कैलकुलेटर नहीं था। लाइक वो हुआ क्या करता था कि जैसे आज हम लोग इतना एनहांस हो चुके हैं, ये सारी उन्हें फैसिलिटीज़ हासिल नहीं थी उस वक्त। वो खुद से वर्क किया करते थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। तो ये सारी बात उसमें उसने बताई थी। होम पेज इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है आपके पास। होम पेज जो है ये फर्स्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जब यूजर जो होता है लिंक को वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। होम पेज आपका होम स्क्रीन आपकी जो बेसिकली होती है। फिर है जी सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है ये डिफाइन किया जाता है स्पेशल टूल जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को नेट पर सर्च करते हैं। अब आपके पास सर्च इंजन क्या क्या है? अल्ताविस्टा, याहू, गूगल, बिंग। टॉपिक 9 आपके पास आ जाता है टेस्ट चैलेंज। अच्छा, यहाँ पे ये पंजाब बोर्ड की तरफ से उन्होंने पेपर दिया था, सेकंड आए थे, वो सारी कहानियां इसमें सुनाई है। पेपर में आपके ये कहानियां नहीं आनी, तो हम पेपर फोकस रहेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये बेसिकली एक वास्ट कलेक्शन है जी डॉक्यूमेंट की जो कि स्टोर्ड होती है इंटरनेट कंप्यूटर्स पर। ये इन्वेंट किया था टिम बर्नर-ली ने। इसके अंदर वो उसने प्रोवाइड किया था इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मीडिया रिच डॉक्यूमेंट होता है। ये स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेट होता है, ये एक दूसरे से लिंक होता है। WWW डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं ये कंटेन करती हैं आपके टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा। यानी कि आपकी कोई भी वेबसाइट होगी जिस पे आप www.yahoo.com जो भी आपका है आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग रिसर्चेज आपके सामने आ जाएंगी। इंटरनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स। इंटरनेट जो होते हैं ये डिफाइन किया जाता है एज अ कलेक्शन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट इंट्रानेट को डिफाइन किया गया था कि ये कलेक्शन है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क की और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। इसमें इंटरनल और प्राइवेट नेटवर्क यूज हो रहा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अब आप पेपर देने जाते हो ना, आपके यूनी के अंदर अगर आप इंटर होते हो तो वहाँ पे जो आपके सर्विस चल रहे होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी उस यूनी तक ही होता है, बाहर निकलते हो आप उन्हें आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका इंटरनेट था। इंटरनेट जो होता है इसमें एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन की बात की जाती है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें कस्टमर आ गए, एम्प्लॉय आ गए, मेंबर आ गए, इन सारों की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है। ये अनऑथराइज एक्सेस को हम देखें तो ये 5 बार यूज हो रहे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी इन्हांस होता है, आप उसे अनऑथराइज नहीं कर सकते हो। टॉपिक 10 है आपके पास मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। देन एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, इस स्टोरी को हम पास आउट करते हैं और हम आ जाते हैं अपलोडिंग पर। अपलोडिंग है क्या? अपलोड का मतलब होता है कि आप ट्रांसफर करते हो फाइल्स को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या आप किसी भी नेटवर्क से उठा के फाइल्स को अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेते हो, ट्रांसफर कर लेते हो। बट हम अब डाउनलोडिंग की बात नहीं करें, अपलोडिंग की बात करें। ये जो ट्रांसफर फाइल हो रही होती है ना, इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। अपलोडिंग में आप अपलोड करते हो। अब जैसे कि मैं अपनी वीडियोस बना के इन्हें अपलोड करती हूँ अपने कंप्यूटर से टू अनदर कंप्यूटर, लाइक यूट्यूब पे कर रही होती हूँ, एक पूरा एक पेज है उस पर कर रही होते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें अपलोडिंग में आ जाता है। अपलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कॉपी या फाइल को कर सकते हो अपने कंप्यूटर से अपनी रिमोट लोकेशन पर। लाइक इसमें होता क्या है कि आप अपनी ट्रांसफ़र करते हो फाइल को होम पीसी से याहू के ऊपर, या आप उसे कंप्यूटर, याहू क्या है कि वेब होस्टिंग फाइल्स का स्टोर है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि आप ट्रांसफ़र करते हो फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या आप अपने कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर टू योर ओन कंप्यूटर। वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में हम अनदर कंप्यूटर टू योर ओन कंप्यूटर ट्रांसफ़र करें हम फाइल को। डाउनलोडिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉपी कर रहे हो फाइल को टू योर कंप्यूटर फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। होस्टिंग बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जो दूसरे लोग देख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, लाइक सर्वर, जो कि कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। अब कंपनी जो प्रोवाइड करती है ना, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन सर्विसेज को वो कहती है कि ये होस्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क के अगर यूजेस देखे जाएं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम शेयर कर होते हैं रिसोर्सेज को, हाईली रिलायबिलिटी होता है इसमें, सेविंग मनी हो रही होती है, कम्युनिकेशन मीडियम शो हो रहा होता है, रिमोट इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही होती है, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट इसमें आ रही होती है। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से टॉपिक 11 को देख लेते हैं। टॉपिक 11 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है वेब रिसोर्सेज।
वेब रिसोर्सेज को अगर हम डिफाइन करें तो ये वेब पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। बुकमार्क बुकमार्क बेसिकली डिफाइन किया जाता है कैस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट लिंक जिसके अंदर प्री डिफाइंड वेब पेजेस पाए जाते हैं जो कि वेब ब्राउज़र पर स्टोर होते हैं। हमने बात की कि वेब रिसोर्सेज जो होते हैं ये कैसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं वेब पेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, और ये इंटरनेट की बेस पे और होते हैं। बुकमार्क जो होता है ये डिफाइन करता है डायरेक्टेड लिंक को जो कि प्री डिफाइन करते हैं वेब पेजेस को जो कि वेब ब्राउज़र में स्टोर हो होते हैं। बुकमार्क जो होता है वो क्रिएट करता है, मैनेज करता है यूजर देमसेल्व्स को, लाइक इसमें हम ब्राउज़र करते हैं जो कि सेवरल एग्जिस्टिंग बुकमार्क के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब यहाँ भी उन्होंने एक बुक का रिसोर्सेज दी थी। बुक का नाम था जी हाउ पीपल लर्न, और ये शुरू कहाँ लिखा इसे किसने था, जूली डाइक्सन ने। और ये इसमें फन लर्निंग टूर था, लाइक इसमें फुल ऑफ कार्टून थे, एलिविजन्स थी, एलिस्ट्रेशंस पाई जा रही थी, इसमें लर्निंग पेडागोगी और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो प्रोसेस होता है प्रायर नॉलेज को डिस्क्राइब करने का, लाइक प्रायर नॉलेज आपके पास है, ऑब्जर्व टू और कनेक्ट, तो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। इसमें हम फ्रिक्शंस को क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर, देन हम उसमें न्यू डेटा ऐड कर देते हैं। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये आपके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही होती है जिसे आप ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हो। हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट बेसिकली वो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, लाइक आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, उसे हम कहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट है। इसमें लिंक होता है आप उस टेक्स्ट का, रीडर का, लाइक इमिडिएटली आपको एक्सेस मिल जाती है। हाइपर टेक्स्ट पेजेस जो होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं हाइपर लिंक के साथ, जो कि एक्टिवेट किए जाते हैं माउस क्लिक के साथ या की प्रेस के साथ, या आप टच करते हो स्क्रीन को। हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक टेबल, इमेज, हाइपर लिंक्स डिफरेंट। हाइपरटेक्स्ट जो है इसमें हम कनेक्शन की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब यूज होता है, मुझसे पेजेस आ रहे होते हैं HTML के। मार्कअप लैंग्वेज जो है ये मॉडर्न सिस्टम है जिसके अंदर एनोशेट किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को कि इस तरह किया जाता है कि वो डिस्टिंग्विशेबल होती हैं। अब आइडिया और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये मार्किंग अप होता है, यानी इसमें पेपर मैन्युस्क्रिप्ट पाए जाते हैं। इसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज हो रही होती है। टॉपिक 13 के अंदर बात करें तो ये सर ने फिर अपना ही रोना रोया हुआ है, यानी कि अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। हम अपने हिसाब से आते हैं। लर्निंग एड को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी डिवाइस, एक ऐसी एड जो कि हेल्प करती है सेल्फ लर्निंग ग्रुप लर्निंग को। टीचिंग एड्स की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फिजिकल टूल्स को यूज करके कन्वे किया जाता है इंफॉर्मेशन को क्लासरूम के अंदर। टीचिंग एड, अगर हम एड की बात करें तो ये आप कह सकते हो ये कोई भी डिवाइस हो सकती है इसके वजह से हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो हो वो ज़्यादा कंक्रीट हो, ज़्यादा रियलिस्टिक हो, ज़्यादा डायनामिक हो। 50% अगर हम देखें, यहाँ पे बताया गया था कि 50% बातें हम सुनने और देखने से सीखते हैं। 70% इंफॉर्मेशन अगर हम कहें तो 50% इंफॉर्मेशन सुनने और देखने से होती है, 70% इंफॉर्मेशन आप जो बोल रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है, और 90% जो होता है जो आप बोलते हो जो करते हो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन की जाती है। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एड की अगर हम बात करें तो रिसर्च डन की गई थी कोबिन ने 1968 के अंदर। उसमें उसने बताया था कि लर्निंग के अंदर पूरा प्रोसेस कैसे है। उसने कहा था कि 1% आप करते हो टेस्ट के थ्रू, 1.5% आप करते हो टच के थ्रू, 3.5% करते हो स्मेल के थ्रू, 11% करते हो हेयरिंग के थ्रू, 83% करते हो साइट के थ्रू। देन 68 के अंदर एक और उसने बात की कि जो 10% होता है वो आपने जो पढ़ा होता है, 20% होता है जो आपने सुनना होता है, और 30% वो होता है जो आपने देखा होता है। अब बंदा वैसे सीखता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हेल्प होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो, याद रखना लंबा अरसे तक रख सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो लर्नर को, क्लैरिटी दे सकते हो लर्निंग को। लाइक इसमें आप रियलिटी और विविडनेस को लर्निंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेके जाते हो, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट करते हो,
रिड्यूस करते हो वर्बलिज्म को, प्रोवाइड करते हो वैरायटी को टीचिंग मेथड और लर्निंग मेथड के अंदर। इसमें अगर डेवलपमेंट डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको कोई से 4-5 आने चाहिए, इनफ हो जाते हैं। टॉपिक 15 आपके पास मेंटल पिक्चर आ गई। इसमें इम्पोर्टेंट आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड। मीनिंगफुल, पर्पसफुल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, इजीली पोर्टेबल होनी चाहिए। प्रोग्राम लर्निंग जो है ये बेसिकली सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, सेल्फ करेक्टनेस टेक्निक है, जिसके अंदर लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है लर्नर्स तक स्टेज बाय स्टेज, यानी हम सिक्वेंशली अरेंजमेंट की बात करते हैं। इसमें स्मॉलर यूनिट यूज होते हैं लाइक फ्रेम, जिन्हें कहा जाता है फ्रेम जो होते हैं ये ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज वेल एज लॉजिकल सीक्वेंस। प्रोग्राम लर्निंग जो होती है ये केयरफुली स्पेसिफाइड होती है, सिस्टमेटिक प्लान होता है, एम्पेरिकली इस्टेब्लिश होती है, स्किलफुली अरेंज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जी, जो कि वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये लैंग्वेज जो होती है बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज है, जहाँ पे अगर हम बात करें वेब ब्राउज़र की तो इसमें इंटरप्रेट करने के लिए, कंपोज करने के लिए टेक्स्ट, तो हमें ये सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ अगर HTML देखें तो 1980 में मार्कअप लैंग्वेज आई थी, जिसे कहा गया था कि स्टैंडर्डाइज जर्नल मार्कअप लैंग्वेज है, या आप कह सकते हो SGML है। HTML जो है वो इवॉल्व हुई है जी HGML से। HTML जो है इसका अगर एडवांस देखा जाए तो वो DHTML है। देन कोई इसमें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ऐड की गई थी XML, और आजकल के टाइम पे वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज आ गई VRML। HTML के अंदर कोड लिखते हुए हम HTML टैग्स का ख्याल रखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज टैब टैग्स और वर्ड वेब पेज कॉन्टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। हर टैग जो होता है वो इनक्लोज होता है लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से, जो कि डिफिशिएट कर होता है आपके टेक्स्ट को। ओपन टैग का मतलब, ओपन टैग जब भी आप करोगे तो लाजमी आपने उसे क्लोज टैग करना है। ओपनिंग टैग को हम डिनोट करते हैं से इस तरह, लाइक लेफ्ट और राइट ब्रैकेट के साथ, और क्लोज टैग को हम करते हैं लेफ्ट स्लैश राइट ब्रैकेट, राइट और लेफ्ट ब्रैकेट में हम स्लैश ऐड कर देते हैं। जनरली HTML टैग जो होते हैं वो अपर केस में लिखे जाते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे की जा सकती है इसके अकॉर्डिंग। नोटपैड हो गया, यूबेंटो हो गया, Gedit हो गया। HTML5 जो होती हैं इसमें अगर हम देखें तो HTML और HTML डॉट HTML यूज हो होता है, फाइल नेम के साथ ये सेव होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।